आंखों से महरूम हैं, डॉक्टर साहिबा आप भी आंखों से महरूम हैं। चैनल को रन कौन करता है? को अपलोडिंग मैं करती हूँ, हैशटैग्स मैं लगाती हूँ, एसईओ की सारी सेटिंग मैं करती हूँ। तारीख रकम करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है और आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है, मैं विजुअल इम्पेयर्ड हूँ बाय बर्थ। मेरी फैमिली को पता चल गया था बचपन में। क्योंकि हमें खुद पता है कि अगर ये चीज़ एक जगह से दूसरी जगह होगी तो मुझे नहीं मिलेगी, तो फिर ज़ाहिर है उन्हें भी नहीं मिलेगी। किस बात पे आपको गुस्सा आता है? कभी कभी फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना। हमारे लिए प्रॉब्लम तब होती है जब चीज़ें को हिला दे। रोटियाँ बनानी आती हैं, सालन, बिरयानी, गाजर का हलवा, बेसन का हलवा, चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, आज जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, यकीनी बात है आप सब भी हैरान हो जाएंगे। अक्सर औकात आपने सुना होगा कि यूट्यूब से पैसे कमाएं, यूट्यूब पर चैनल बनाएं, बहुत पैसा कमाते हैं लोग घरों में बैठकर। लेकिन ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं, दाएं जानिब मौजूद हैं अवैस, जो कि एमफिल किया है IR में, और साथ ही साथ मेरे राइट जानिब हैं डॉक्टर आयशा। इन्हें मैंने यकीनी बात है सवाल आ रहा होगा कि डॉक्टर क्यों कहा। मैंने डॉक्टर इसलिए कहा क्योंकि आयशा ने PhD की है, किसमें? एजुकेशन डिपार्टमेंट में PhD की है। सब हैरान होंगे। और इसके साथ साथ ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं बच्चों को पढ़ाते भी हैं और साथ ही साथ YouTube चैनल को भी रन कर रहे हैं और ढेरों पैसे कमा रहे हैं। अवैस से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा अवैस, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि YouTube का ख्याल कैसे आया आपको? जी, डॉक्टर आयशा और अवैस हमारा यूट्यूब चैनल है। बेसिकली लास्ट ईयर हमने दोनों एक दफ़ा हम बैठ चाय पी रहे थे, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अपनी ज़िंदगी के 30 साल जो हमने विजुअली इम्पेयर्डनेस के साथ गुजारे, इस एक्सपीरियंस को सोसाइटी के साथ हम शेयर करें और अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे लोगों को गाइड करें कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसे बच्चे की पैदाइश हो जाए जो देख नहीं सकता या उसके अंदर कोई दूसरी डिफरेंट एबिलिटी है, तो आप उसे किस तरह पढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल कंटेंट है इट इज़ मोटिवेशनल, ताकि अगर हमारी तरह से किसी को कोई फ़ायदा पहुँच सकता है तो वो ज़रूर पहुँचना चाहिए। अब ऐसा आप आंखों से महरूम हैं, डॉक्टर साहिबा आप भी आंखों से महरूम हैं। चैनल को रन कौन करता है? चैनल की जो वीडियोस हैं उनकी एडिटिंग कौन करता है? कौन अपलोड करता है? हम दोनों आंखों से महरूम हैं, लेकिन हमारे पास असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी, लैपटॉप के अंदर भी, जो हम कुछ भी करते हैं उसको बोलती है। तो वीडियोस के जो शॉर्ट्स हैं वो तो शूट भी मैं खुद करती हूँ अवैस के। उसके अलावा उनकी एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग मैं करती हूँ, उसको अपलोडिंग मैं करती हूँ, हैशटैग्स मैं लगाती हूँ, एसईओ की सारी सेटिंग मैं करती हूँ। वाह माशाल्लाह, ये 4-5 एडिटर का काम भी खुद, SEO का काम भी खुद, SSMM का काम भी खुद, यानी कि इतने सारे काम आप अकेले कर लेती हैं? बिल्कुल। देखिए, इंसान अगर कुछ करना चाहता हो ना और उसने ठान ली हो, और जो लोग मोटिवेटेड होते हैं ना उनकी एनर्जी कभी नहीं कम होती। वो चीज़ें सीखते हैं, अगेंस्ट ऑड्स भी जाके सीखते हैं। तो अगर हमने लोगों तक पॉजिटिविटी पहुंचानी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहिबा आपने PhD की है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप आंखों से महरूम हैं, तो क्या ये पैदाइशी तौर पर रोशनी नहीं थी या कोई हादसा पेश आया था? जी, मैं विजुअल इम्पेयर्ड हूँ बाय बर्थ। मेरी फैमिली को पता चल गया था बचपन में, क्योंकि मेरी एक बड़ी सिस्टर विजुअल इम्पेयर्ड थी, फिर मेरे जो छोटे भाई हैं वो विजुअल इम्पेयर्ड हैं। तो 2, 3, 4, 5 माह का जब बच्चा होता है तो वो आई कांटेक्ट करता है जब आप उसका नाम बुलाते हैं, और जो विजुअल इम्पेयर्ड होता है वो यूजुअली आपकी तरफ देखता नहीं है। तो जब बच्चा आपकी तरफ देखता नहीं है तो वालिदैन को एकदम एहसास होता है कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो फिर डॉक्टर्स के पास जाया जाता है। तो यूजुअली वो या तो विजुअल इम्पेयरमेंट होती है या फिर वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है, जिसकी बेस पे उस बच्चे तक आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही होती, वो अपने नाम को ही नहीं रिकग्नाइज़ कर रहा होता। तो हमारे केस में क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट थी, फैमिली पहले बड़ी बहन का पता चल चुका था, तो वालिदैन ने बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें आइडिया था कि पहले आपकी फैमिली में कोई और भी ब्लाइंड पर्सन्स हैं? हाँ जी, हम 3 बहन भाई ब्लाइंड है। और फैमिली, मेरे फादर ने CA किया हुआ है, तो वो इस्लामाबाद में थे उस टाइम जब मैं पैदा हुई। तो मेरी मदर ने फ़ौरन स्कूल्स ढूंढना शुरू कर दिए। वो इवन पैदल निकल पड़ती थी कि मैंने अपने इन बच्चों को पढ़ाना है, मैंने किसी तरह से किसी स्कूल तक पहुंचना है जहां से मैं इन्हें तालीम दिलवा सकूं। यानी कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड मोटिवेट किया है। बिल्कुल ऐसा हो। और आप ये देखें कि मेरे फादर कहते थे कि ये तीनों मेरी दुनिया में पहचान बनेंगे, और अल्लाह ने वो बनाई है। तो वालिदैन का जो रोल होता है ना, और उनकी पॉजिटिविटी होती है, बेसिकली वो एक ऐसे बच्चे को जो ऑलरेडी किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है वो हिम्मत देता है,
ਔਰ ਵਹੀ ਵਾਲदैन अगर कहें कि नहीं ਇਹਨੇ तो कुछ नहीं करना, ਇਹ ਤੇ बोझ है साढ़े ते, ਅਸੀਂ ਤੇ आजमाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर कैसे वो बच्चा उठ के खड़ा होगा जब माँ बाप ही सर पे शफकत का हाथ नहीं रखेंगे, कंधे पे हाथ रख के नहीं कहेंगे नहीं बेटा तुम प्रूव करोगे। तो क्या मुआशरे की एक्सेप्टेंस से पहले वालिदैन की एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है? यकीनी बात। वालिदैन की एक्सेप्टेंस से ही तो माशरे में एक्सेप्टेंस स्टार्ट होगी। जब माँ बाप बच्चे को ऑन करेंगे ना तो वो माशरे से ऑन कराएंगे, फिर वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से ऑन कराएंगे, वो अपने किसी बहन भाई किसी कज़न को अपने बच्चे को कुछ कहने नहीं देंगे। तो पीएचडी तक का आपका सफ़र कैसा रहा? पीएचडी का सफ़र अच्छा रहा, बहुत सारे चैलेंजेस भी थे लेकिन अल्लाह का बहुत करम भी था। मेरे बहुत से टीचर्स ऐसे थे कि जिन्होंने मेरे सफ़र को आसान बनाया। जैसे मेरे पीएचडी के सुपरवाइज़र थे डॉक्टर यार मोहम्मद, वो मुझे मैसेज भी करते थे तो वो कहते थे आयशा व्हेन यू लिसन दिस मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड मी आंसर। तो मतलब दिस इज़ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एक उस्ताद से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन उन्हें ये पता था कि बच्ची सुन के सब कर रही है, देख नहीं रही, और एक एक काम एक एक चीज़ को चेक करना, फीडबैक देना। चैलेंजेस ज़िंदगी में होते हैं कि कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस ना हो, लेकिन चैलेंजेस से ओवरकम जो कर जाते हैं वो कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल। अवैस, जिस तरह की डॉक्टर साहिबा ने बताया है कि इतनी खूबसूरत बात की है कि उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया, फिर मुआशरे ने एक्सेप्ट किया, और फिर इन्होंने अपना जो टैलेंट है अपनी सलाहियतों से अपना लोहा मनवाया और आज एक डॉक्टर हैं, पीएचडी की हुई है। आपने भी एमफिल किया है आईआर में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप लड़कों के लिए खुसूसन बहुत मुश्किल होता है, जिस तरह के आम लोग होते हैं, बाहर जाना होता है, खेलना होता है, दूसरी एक्टिविटीज़ में होना होता है, तो आप बताइएगा आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी ऐसा ही है जैन भाई, शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। ज़ाहिर है पेरेंट्स के लिए भी एक इट वाज एंटायरली अ न्यू थिंग, एक बिल्कुल नई चीज़ थी और मुनफरिद चीज़ थी, क्योंकि उससे पहले ऐसा फैमिली में नहीं था। लेकिन पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने इस चीज़ का अज़म किया कि हमने तालीम दिलवानी है, हमने पढ़ाना है। अगर ये पढ़ जाएंगे तो ये अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और तारीख़ रकम करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है और आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है, और यही सोच पेरेंट्स की थी जो उन्होंने फिर मुझ में मुंतकिल की। और जब मैंने अपनी स्कूलिंग का आगाज़ किया तो वहाँ हमारे टीचर्स, हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें हमेशा एक चीज़ कही कि बेटा सर उठा के ज़माने में चलना है, हेड हाई, शोल्डर्स ब्रॉड, चेस्ट आउट। ये 3 अल्फाज होते थे हमारे डायरेक्टर के जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, कि ये 3 चीज़ें आपने बेटा जहन में रखनी हैं, फिर आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता कामयाबी से। सही। तो अवैस, मुझे ये बताइएगा कि यकीनी बात है बहुत मुश्किल सफ़र रहा होगा और आज एक अच्छे मुकाम पर हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा को कैसे, आप शादी कैसे हुई? मोहब्बत का चक्कर था या कोई फैमिली टर्म से, या कोई पहले भी मुलाकात का सिलसिला चलता रहता था? जी वे इंटरेस्टिंग एंड फेवरेट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें इस तरह है कि हम दोनों एक ही स्कूल से मैट्रिकुलेट करके हम लोगों ने कॉलेज लाइफ में गए। क्लास फेलोज थे? नहीं, क्लास फेलोज भी नहीं थे, स्कूल फेलोज। जस्ट स्कूल फेलोज? जी जी स्कूल फेलो थे, लेकिन ऐसा कभी जहन में भी तब नहीं था कि जी। आपने कुछ बताया डॉक्टर साहब? कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ स्कूल लाइफ में। नहीं, इंटरेक्शन नहीं हुआ, फिर मुलाकात भी हो गई, शादी भी हो गई, और अब माशाल्लाह हंसी खुशी ज़िंदगी भी गुजार रही है। ये देखे ना, ये अल्लाह की प्लानिंग के आगे कोई प्लानिंग होती है? नहीं, अल्लाह ने तो प्लानिंग की, आप लोगों ने किस तरह प्लानिंग की शादी? बेसिकली देखिए, हमारी प्लानिंग नहीं थी, हमारे पेरेंट्स जानते थे फैमिलीज़ को आपस में। जिस तरह से मेरी मदर जो थी वो, क्योंकि भाई के क्लास फेलो थे वैसे, तो उन्होंने देखा हुआ था, इनकी फैमिली ने मुझे देखा हुआ था। तो जब हम दोनों की जॉब हुई तो हमारी फैमिलीज़ के माइंड में आया अच्छा कि अगर साइटेड से नहीं करना तो फिर हमारी अपने ब्लाइंड बच्चों में कौन सा ऐसा है जो हमारे बच्चे के हिसाब से, मेरी बेटी, अम्मी कहती थी मेरी बेटी के हिसाब से, या इनकी फैमिली सोचती थी इनके बेटे के हिसाब से बड़ा कंपेटेबल होगा। तो फिर दोनों फैमिलीज़ ने आपस में इंटरेक्ट किया। इनकी बहन का फ़ोन आया मेरी अम्मी को, तो फिर बात चल पड़ी और चलती चलती यहाँ पर आ खड़ी हो। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अवैस साहब हैं, यकीनी बात है जब शादी हो जाती है फिर लड़ाई झगड़े, खुशी गमी और नाराज़गी और खुशी मनाना, रूठ जाना, ये भी सिलसिला जारी रहता है? नहीं, वैसे अभी तक कोई लड़ाई हुई नहीं, इसलिए ये वाला सिलसिला हमने अभी तक देखा नहीं। कभी कोई नाराज़ वगैरह? नहीं, नाराज़ वगैरह भी नहीं होते। हमारा ये होता है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो 5-10 मिनट के लिए खामोशी होती है और फिर शुरू हो जाते हैं, बल्कि भूल जाते हैं किस बात पे लड़े थे।
सबसे ज़्यादा वैसा आपकी किस बात पे आपको गुस्सा आता है? कभी कभी फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये तो हर बेगम का अपने शोहर से शिकवा होता है कि मेरा हस्बैंड जो है मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मुझे ये बताइएगा, अगर आप गुस्सा करती हैं तो हार पहले कौन मानता है? नहीं, गुस्सा मैं ये नहीं करती, मैं बस ये कहती हूँ मैं आपका मोबाइल ले लूँगी आपसे, बस और कुछ नहीं कहती। मोबाइल लेकर फिर क्या करेंगी आप? कुछ भी नहीं। जी? अच्छा, इसमें जैन भाई होता ही है कि खुद बेशक 2 घंटे व्हाट्सअप यूज़ कर लें, यूट्यूब यूज़ कर लें, जब अपना मोबाइल रखा तो साथ ही आप कब से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा अवैस भाई, बेगमात का लफ्ज़ इसलिए बोला है कि मुख्तलिफ बेगमात जो होती हैं, जो अपने अपने शोहरों से डिमांड की करती हैं, आपने अपने शोहरों भी इसलिए कह दिया आप ख्वाहिश ना रखिएगा दूसरी शादी की, कि शॉपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वो डिमांड करती हैं। मेकअप लड़कियों का शौक़ होता है, तो फिर शॉपिंग की कभी डिमांड आई? शॉपिंग काफ़ी चलती रहती है म्यूचुअली, डिमांड भी कभी आ जाती है और कभी मैं डिमांड कर देता हूँ। ज़ाहिर दोनों हम जॉब होल्डर हैं, तो वो मिक्स एंड मैच चलता रहता है शॉपिंग। इनकी ख्वाहिशात अक्सर ही आती रहती है। क्या दोबारा बोलिएगा? माना ख्वाहिशात इनकी अक्सर ही आती रहती है, मेरा ये लेने को दिल चाह रहा है। अच्छा, लड़कियों को सजने संवरने का बहुत शौक होता है। आपने अभी भी मेकअप तो किया, बेशक लाइट सा किया हुआ है। ये बताइएगा कि मेकअप करना आपके लिए कितना मुश्किल होता है, चूँकि आपको खुद नज़र नहीं आ रहा, तो मेकअप कैसे कर? बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, मैं टोटल 5 मिनट्स में तैयार हुई हूँ। 5 मिनट्स? बस। वो लड़कियां तो कहती हैं मैंने अभी स्ट्रेटनर यूज़ करना है, ब्लशर लगाना है, लिपस्टिक चूज़ करनी है, कपड़ों के मुताबिक रंग मैच होते हैं ना जब तो आपको आदत हो जाती है। और मुझे पता होता है मेरी कौन सी लिपस्टिक किस कलर की है। इवन मैं टाइम्स 2-2 3-3 शेड्स मिक्स कर रही होती हूँ। मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब मेरे लिए तैयार होना बहुत आसान काम हो गया। कभी आपकी लिपस्टिक थोड़ी सी ज़्यादा आउट हो गई हो तो कभी पहले आउटलाइन लगाती हूँ, फिर लिपस्टिक लगाती हूँ और उसके बाद टिश्यू से एकदम बैलेंसिंग कर देती हूँ। अच्छा, खाना बनाना आता है आपको? खाना बनाना बिल्कुल आता है, रोटियां बनानी आती हैं, सालन, बिरयानी, गाजर का हलवा, बेसन का हलवा, चाय, एनीथिंग। इतना सब कुछ बनाना आंदा है, होटल ही खोल लो। अच्छा, अगर जॉब ना करती तो ज़रूर खोलती हम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, यकीनी बात है, जिस तरह आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं वो आप इसलिए यूज़ करती हैं कि आपको वो सुनकर आप उसे इस्तेमाल करती हैं। किचन में आपको कैसे फिर मैनेज करना पड़ता है? देखें, क्योंकि मेरी इन लॉज जो हैं उनके पास ऑलरेडी 2 विजुअल इम्पेयर्ड थे, तो उन्हें आइडिया है कि उन्होंने चीज़ों को नहीं छेड़ना। हमारे लिए प्रॉब्लम तब होती है जब चीज़ें को हिला दें। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, मुझे पता है पहले सॉल्ट का पॉट है, उसके बाद हल्दी का है, उसके बाद गरम मसाला, उसके बाद सूखा धनिया, प्लस आप जब खोलते हो पॉट तो आपको फ्रेगरेंस आती है। सूंघने की ज़रूरत नहीं, सूंघने तो बहुत ही छींकें आएंगी, लेकिन अदरवाइज भी फ्रेगरेंस आती है। तो कभी इस तरह हुआ कि आपने कमरे की सेटिंग की और वैसा बातें साथ ही कुछ इधर उधर सामान कर दें तो? नहीं करते ना, क्योंकि इन्हें भी पता है। नहीं जी, फरमाइशी सवाल है। अब ऐसा ये बताइएगा कि कभी आपकी मिसेस डॉक्टर आयशा साहिबा ने आपके कमरे की सेटिंग की और आप आते साथ, जनाब वो कहते हैं ना लड़कों को अक्सर बाहर का गुस्सा भी निकालना हो तो घर वालों पे निकालते हैं? नहीं सर, बल्कि सेटिंग आउट हुई हो तो मैं उसे सेट कर देता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम दोनों इस मामले में बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, क्योंकि हमें खुद पता है कि अगर ये चीज़ एक जगह से दूसरी जगह होगी तो मुझे नहीं मिलेगी, तो फिर ज़ाहिर है उन्हें भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम दोनों इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कमरे की जो तमाम चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह पे ही मौजूद रहें। अवैस भाई, हमने देखा है कि जो लोग आम लव मैरिज करते हैं या लव को अरेंज करके अरेंज मैरिज करते हैं, या अरेंज मैरिज ही हो सकती है, और या फिर आपका जिस तरह आपने बताया कि अरेंज करने के बाद लव में ही तब्दील कर लेते हैं, तो अक्सर कहीं ना कहीं ईगो, कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि इन दोनों का जो है रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता या लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। और ख़ुसूसन लोगों का ये सवाल होता है कि जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं या जो डिसेबल होते हैं, अगर सेम डिसेबिलिटी के साथ अगर वो शादीशुदा होते हैं या शादी करते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। अच्छा, 2 हिस्से हैं आपके सवाल के। नंबर 1 तो ये कोई ईगोज़ जी, मैं ये समझता हूँ कि फॉर्चुनेटली वी आर बोथ ब्लेस्ड विद हम्बल नेचर, तो ईगोज़ का इशू हमारे में तो नहीं है। मैं बाय नेचर बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ और आयशा मेरे से भी ज़्यादा शायद होंगी, तो इसलिए ईगोज़ का तो कभी भी इशू नहीं रहा। और जहाँ ये आप मोहतरमा के बैठे हुए बात कर रहे हैं या बाद में भी यही करेंगे? नहीं जी, ये मेरा यही बयान है। 134 डर के तो नहीं दे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
और जहाँ तक बात है ब्लाइंड टू ब्लाइंड, मैं ये समझता हूँ कि सेम डिसेबिलिटी की वजह से हमारी साइकोलॉजिकल जो मेकओवर है वो सिमिलर होने की वजह से हम चीज़ों को बेहतर तौर पे हल कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर ब्लाइंड की ब्लाइंड से शादी होती है तो ज़्यादा मुश्किलात होंगी। ज़्यादा मुश्किलात के साथ साथ वो चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में हल कर लेते हैं। सही। वैसे लास्ट पे आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? अक्सर औकात जो है लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है, अल्लाह की दी हुई हर नेमत भी होती है, तो उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं खुदा की ज़ात से शिकवे कर रहे होते हैं। आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि खुदा न खास्ता अगर कोई थोड़ी बहुत कमी है तो उसकी वजह से मायूस हो जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखें, अल्लाह ताला हमें जितनी भी सलाहियतें देते हैं और जितनी भी उन सलाहियतों में कमी करते हैं, ये दोनों चीज़ें हमें इस दुनिया में इम्तिहान में डालती हैं। अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जोड़ के रखिए। इस दुनिया से ना तो एक्सपेक्टेशंस करें और ना ही इस दुनिया में हमेशा के लिए खुशी को ढूंढिए। ये एक इम्तिहान है, इम्तिहान समझ के इसको पास करने की कोशिश करें और अपना ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ के रखें। बाकी जो चीज़ें हैं ये दुनियावी हैं, ये फ़ानी हैं, ये तमाम एक दिन ख़त्म होनी हैं। डॉक्टर साहिबा, आप लास्ट पर उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो लोग मुआशरे में स्पेशल पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करते, और साथ ही साथ स्पेशल पर्सन्स को या डिसेबल पर्सन्स को क्या मैसेज देंगे? जो लोग विजुअल इम्पेयर्ड या किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, बेसिकली वो इनसिक्योर होते हैं। हमें ये लगता है कि कहीं हमसे आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए हम उन्हें हर कदम पे धुतकारते हैं। तो और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनसे मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि अल्लाह ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया, उसकी ज़ात ही परफेक्ट है। हमारे साथ अगर एक प्रॉब्लम है तो कुछ और लोगों के साथ कुछ और मसाइल होंगे, किसी के बिहेवियर के प्रॉब्लम्स होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, किसी का कुछ और मसला होगा। ज़िंदगी को आप जितनी हिम्मत से गुजारेंगे और जितनी एम्बिशियसली गुजारेंगे, आपके बारे में बात करने वाले, आपके ख़िलाफ़ बात करने वाले, आपको रिजेक्ट करने वालों की ज़बान अल्लाह बंद करा देगा आपकी कामयाबी से। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बात किया है कि मेहनत पर यकीन रखें और खुदा की ज़ात जो है वो आपकी कमी का जो जवाब है वो ख़ुद देगी। खुदा की ज़ात बेहतर इंसाफ करने वाली ज़ात है। नाज़रीन, डॉक्टर आयशा और अवैस की ज़ाती लाइफ के हवाले से भी आपने मुलाहिज़ा किया और जिस तरह इन्होंने एजुकेशनल अपनी जो है एजुकेशन को कम्प्लीट किया और साथ ही साथ किस तरह इन्होंने मुआशरे की तलखियों को बर्दाश्त किया, सारी गुफ्तगू आपके सामने रखी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर आयशा और साथ ही साथ अवैस का जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के लाजमी बटन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं वो सब लोग यकीनी बात है पसंद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।